नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जैसा पढ़े थे इतिहास, आज मौर्य वंश शुरू होगा। ठीक है ना? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश अपने आप में एक बहुत बड़ा वंश है। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे महान राजा के नाम आप उनके बारे में जानेंगे कि सुन के ही मज़ा आता है। ठीक है, चलिए तो आपके अपने क्लास 8वीं क्लासेस में शुरू करते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त सनी। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के ना संस्थापक थे। मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। किसके साथ? चाणक्य के साथ। किसके साथ? चाणक्य के साथ। चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में। बड़ा ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ना इतने प्रतापी राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे कि प्राचीन भारत के सबसे महान राजा यही थे। प्राचीन भारत के सबसे महान राजा ये थे। और इनके पास क्या बताएं भाई, इनके पास तो जलवायु कुछ अलग है। सब चीज़ थी। एक जो विद्वान से विद्वान, जैसे कहते हैं कि भाई चाणक्य, ऐसे तो इनके प्रधानमंत्री थे। सोचो। चलो शुरू करते हैं। तो मौर्य राजवंश को स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के जो अंतिम राजा थे, अंतिम वंश मतलब अंतिम राजा कौन थे? घनानंद। घनानंद को पराजित करके और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार जमाया और 321 ईसा पूर्व में गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठ गया, राजा के सिंहासन पर बैठ गया। अच्छा दोस्तों, शुरू में ऐसे शुरुआत में क्या हुआ था कि चाणक्य की घनानंद ने बेइज्जती कर दी थी। और ये घनानंद वही हैं जिन्होंने हत्या करके गद्दी हत्याई थी। ठीक है ना? उनके भाइयों को मार के, राजा को मार के एक साथ और बैठ गए थे गद्दी पे। वही घनानंद है। तो 300 ईसा पूर्व में जब ये बैठ जब सॉरी घनानंद के दरबार में चाणक्य की बेइज्जती कर दी, तो चाणक्य ने उसी दिन से प्रण लिया कि मैं इस तुम्हारे शासन को मतलब हिला के रख दूंगा, तुम्हें भी मजबूर कर दूंगा मैं। तो क्या हुआ? चंद्रगुप्त के वंश, अब इनके जो वंश है चंद्रगुप्त, इनकी जाति में बड़ा विवाद है। जाति में कैसे विवाद है कि बहुत से लोग कहते हैं कौन सी जाति के थे, कौन से क्या थे। अब ब्राह्मण में ले लो, ठीक है। अब जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखो, मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस जो बुक है किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। ये विशाख दत्त द्वारा लिखी हुई थी मुद्रा राक्षस। दोस्तों, कई बार ये बुक्स पूछी गई है। विष्णु पुराण आदि के आधार पर चंद्रगुप्त को क्या माना गया? शूद्र माना गया। शूद्र माना गया। लेकिन जस्ट इसके विपरीत बौद्ध धर्म, अब जैसे कि बौद्ध ग्रंथों में जो इनका प्रमाण मिलता है वो क्षत्रिय बताते हैं कि चंद्रगुप्त कौन थे? क्षत्रिय जाति से संबंधित करते थे। जैन ग्रंथ भी जैन ग्रंथ भी मतलब मौर्य के शूद्र की जो उत्पत्ति वो भी यहाँ पे उल्लेखित नहीं मिलता है। तो अंततः ये हम मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय ही थे। ठीक है ना? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे क्षत्रिय थे। क्यों? ब्राह्मण ग्रंथ में मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण में इन्हें शूद्र बताया गया। और जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार ये क्षत्रिय थे। मतलब कि इनके ऊपर कोई ऐसा साक्ष्य है ही ना। और इनका जो प्राचीन नाम है वो मिलेगा आपको जूनागढ़ के अभिलेख में। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में है। अब मुद्रा राक्षस मैंने बताया विशाख दत्त ने की जो द्वारा रचित है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, उनकी रणनीति मिलती है। उन्होंने अपने शत्रु के लिए क्या किया। दोस्तों, जब एक तो सबसे बड़ा मतलब बड़ा राज्य था, मगध कोई हल्का तो था नहीं। तो इन्होंने क्या किया? सीधा जाके सेंटर में घुस गए थे। पहला युद्ध ने सेंटर में करने की सोची, लेकिन हाँ जैसे ही ना समझ में बीच में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब सोचो मगध में
इतने लोग हैं, तुम यहाँ पे घुस गए तो तुम घेर के मार दिए जाओगे। फिर उन्होंने क्या सोचा, रणनीति मानी आसपास की चीज़ें, आसपास की चीज़ें ये मारते रहे, आसपास के लोगों को मारते रहे, मतलब सीमा से घुसते हुए काटते पीटते चले आए। और पाटलिपुत्र के आसपास उन्होंने घेर लिया घनानंद को और उन्हें भी समाप्त कर दिया। ठीक है। अब एक राजा थे बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया कहाँ है? ग्रीक में। बैक्ट्रिया कहाँ है? बैक्ट्रिया कहाँ पे है? ग्रीक। ग्रीक के एक शासक थे सेल्यूकस। तो भाई युद्ध करने आए, ये सिकंदर के वंशज थे। अच्छा, इनके राजा बनने से पहले ना, चंद्रगुप्त के राजा बनने से पहले 324 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हो चुका था, लेकिन उनकी सेना विद्रोह के कारण कुछ मतभेद हो गए थे, तो उन्होंने छोड़ दिया था, वहाँ से छोड़ दिया था। ठीक है ना। तो सेल्यूकस चंद्रगुप्त से भाई पहुँच गए लड़ने। अब चंद्रगुप्त भाई शुरू से प्रतापी राजा थे भाई। चंद्रगुप्त ने हरा दिया, चंद्रगुप्त ने हरा दिया। अब दोस्तों सेल्यूकस के जब इनमें युद्ध हुआ था, फिर इनकी शादी हो गई। सेल्यूकस ने अपनी एक पुत्री थी, पुत्री से विवाह करवा दिया। इनकी पुत्री का क्या नाम था? हेलेना। इनकी जो पुत्री का नाम था वो तो हेलेना। अच्छा, हेलेना से जब शादी की थी तो चंद्रगुप्त ने एक शर्त रखी थी कि पहली बात, आपसे प्राप्त हुई संतान कभी उत्तराधिकारी नहीं बनेगी। लेकिन सही तो बात यह है दोस्तों कि हेलेना की कोई संतान हो ही नहीं थी। इनकी जो पहली पत्नी थी दुर्धरा, दुर्धरा जो थी वो घनानंद की पुत्री थी, जिन्हें प्रेम हो गया था, उनसे प्रेम विवाह हुआ था। तो कई साल तक जब वो ख़त्म हो गई, उनकी जो प्राप्ति थी, उनके पहले भी एक लड़का हुआ था, लेकिन वो कुछ समय के लिए था, एक्सपायर हो गया था, मृत्यु हो गई थी उसकी। जो उनसे प्राप्त लड़का था वो बिंदुसार, बिंदुसार वही को लास्ट में वही उत्तराधिकारी बनता है। तो इनकी शादियां दो हुई थी। पहली वाली कौन थी? दुर्धरा, दुर्धरा। और दूसरी कौन सी थी? हेलेना। ठीक है ना। तो भाई अब वहाँ से जब सेल्यूकस को पराजित कर दिया, तो एक तो भाई अपना ससुर बना लिया उन्हें कि पहले तो अब ससुर बन जाओ और बेटी हमको दे दो। आप फिर दहेज में क्या दोगे? भाई दहेज में तो कुछ चाहिए। अब दहेज में देखो क्या मांगा भाई। दहेज में हेरात, कांधार, मकरान तथा काबुल जैसे जो राज्य थे ना, उन्हें प्राप्त किए कि बस ये हमें चाहिए, वो भी दहेज में। सेल्यूकस तो भाई पहले ही हारे हुए थे, वो तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने यही मांगे। कोई बात ना भाई, सेल्यूकस ने दे दिए, खुशी खुशी दिए। तो इसमें चंद्रगुप्त भी बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने क्या किया, भाई तुम हमें दहेज में इतने दे रहे हो, उन्होंने भी 500 हाथी दान कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 500 हाथी सेल्यूकस को दान में दे दिए, उन्हें गिफ्ट कर दिया। ठीक है। सेल्यूकस के पास एक राजदूत था मेगस्थनीज, उसका एक राजदूत था मेगस्थनीज। और कहाँ भेज दिया उसने? चंद्रगुप्त के दरबार में। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को, सॉरी पोलियो ब्रोथ है, पोलियोब्रोथा, पोलियो था लगी उसमें, पोलियोब्रोथा से नाम से संबंधित किया गया था। पाटलिपुत्र को क्या नाम है? पोलियोब्रोथ। ठीक है ना। चंद्रगुप्त का जो नाम है, प्राचीन नाम है, वो कहाँ मिलेगा आपको? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन के एक जूनागढ़ का अभिलेख है, वहाँ पे आपको इनके नाम की जानकारी मिलती है। फिर चंद्रगुप्त के समय भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार था। मतलब इनके समय में, मतलब एक शासन व्यवस्था अगर बोली जाए तो हर विभागों का जो प्रधान होता था वो सम्राट स्वयं होता था। ऐसी बात नहीं, इनके कई उपराज्यपाल भी थे, इनके कई उपराज्यपाल भी थे। अब जैसे एक उपराज्यपाल था पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त थे इनके, उनके साथ मिलकर इन्हें सुदर्शन झील का निर्माण किया था। जो सुदर्शन झील बनी है तभी बनी थी। तो उनके जो प्रबंधक करता थे उन्हें क्या बोलते? सीताध्यक्ष। ये एक पद होता था,
कौन सा पद होता? शीताध्यक्ष। अब ग्रीक और लैटिन भाषा में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? ग्रीक भाषा में कहें तो क्या बोले? सेंड्रोकोट्स। और वही लैटिन भाषा में बोले हैं तो एंड्रोकोट्स। दोस्तों याद रखना, ग्रीक में जो लिखा गया वो सेंड्रोकोट्स था, और लैटिन के जो लेख मिलते हैं, जो लेखक थे जिन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या बोला? एंड्रोकोट्स। क्या बोला? एंड्रोकोट्स। इस नाम से ना जानते थे। अब चंद्रगुप्त के जो उनके गुरु थे चाणक्य, कौन थे? चाणक्य। इनका जो बचपन का नाम था विष्णुगुप्त भी था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनके नाम थे, चाणक्य थे। और ये चंद्रगुप्त के जो सेना थी, मतलब सेना क्या, प्रधानमंत्री थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर भाई उनके थे। अब आप तो जानते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर कम कहाँ होती है। और दोनों में इतना तालमेल था कि चाहे बात छोटी कहें गुरु, चाहे बड़ी कहें, चाहे काम की हो या ना हो, लेकिन चंद्रगुप्त तो सुनते बहुत ढंग, मतलब बहुत गौर से, बहुत बारीकी से, गहराई से। और दोनों मिलकर ना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जब उनके गुरु उनसे कुछ कहते थे ना, तो वो कैसी भी बात हो ध्यानपूर्वक पहले उसे सुनते थे, उसे गहराई में ले जाते थे। ऐसे ही थोड़ी ना तालमेल बैठे हैं। नहीं तो सोचे गुरु ने एक ऐसा शिष्य तैयार कर दिया, क्योंकि शिष्य ने कभी सवाल जवाब पूछा नहीं उनसे। उन्होंने एक ऐसा शिष्य तैयार किया जो महान प्रतापी राजा कहलाया। इन्हें एक ठीक है। अब इनके पास जो सेना थी, क्योंकि अब गुरु चेले भाई दोनों सक्षम हैं, इन्होंने बहुत बड़ी सेना का एक निर्माण किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया। दोनों मिलकर एक नया साम्राज्य बनाए थे, राजचक्र बनाए थे, मतलब और लगे रहे, जारी रखा उन्होंने, कभी थकने ना दिया कि बस इतना हो गया तो रहने नहीं, अब और। तो ऐसे ही अब इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त की जो सबसे पहले उन्होंने जगह कहाँ बिठाई अपनी? पंजाब में। उन्होंने कहा पहले ऐसा करो पंजाब जीतो। अब पंजाब क्यों जीतने के लिए? तो वहाँ पे सिंध प्रांत भी तो है ना, सिंध प्रांत, वो भी मिल जाएगा। वहाँ का जो सिंध प्रांत है हमारे अंडर में, वो भी आ जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने पंजाब पे रखा, तो पंजाब के साथ साथ सिंध के प्रांत मिल गए, सिंध के प्रांत मिल गए। अब इनकी सैन्य शक्ति की बात करी जाए तो सुनना भाई, मौर्य साम्राज्य में भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीति संपन्नता के नज़रिए से काफ़ी मजबूत हो गया था। अब जो इनके पास जो संगठित सेना थी, इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखना, ठीक है, जब बताएं तब। 2 लाख तो पैदल वाली सेना थी, मतलब 2 लाख भाला, तीर, धनुष, तलवार लेके सामने थे, ठीक है। 80,000 अश्वारोही, मतलब एक घोड़े वाली सेना थी। कितनी थी? 80,000। अब सोचो 80,000 जो हैं, 2 लाख अभी है, अभी इतना ही नहीं भी और भी है। 8,000 संग्राम रथ थे, मतलब एक युद्ध वाले जो रथ होते ना, 8,000 तो रथ थे, और 9,000 हाथी थे। सोचो जब इतनी विशाल सेना जब सामने खड़ी होती होगी, तो किसकी मजाल है टक्कर लेने की? कौन जीत सकता था? कोई नहीं जीत सकता था। अच्छा, चंद्रगुप्त ने जो भी किया वो गुरु के कहने पर किया, और सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए तो भागीदारी गुरु की रही, क्योंकि जब सेल्यूकस से लड़ाई हुई थी ना, तो चाणक्य ने शर्त रखी थी, चाणक्य ने एक शर्त रख दी थी कि देखिए अगर आप युद्ध में हारे तो यहाँ से चले जाएंगे छोड़ के। दूसरी शर्त यह है कि विवाह भी करवाना पड़ेगा। वो किस लिए करवाना पड़ा था मैं आपको बताऊं। देखो सिकंदर का समय था, और सिकंदर भाई वही जो विश्व विजेता कहलाता था, विश्व विजेता। पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, पढ़ेंगे, उसका तो स्पेशली चीज़ है भाई, उसकी पढ़ेंगे, उसकी काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। तो चंद्रगुप्त को अच्छे से पता था, अगर हम इनके यहाँ से विवाह करते हैं, मतलब हेलेना से शादी करवाते हैं चंद्रगुप्त की,
तो आने वाले समय में अगर युद्ध छेड़ा, क्योंकि सिकंदर के वंशज हैं, वो 100 साल में 50 साल में आते जाते तो रहेंगे, एक बार आक्रमण तो ऐसा होना ही है, लेकिन फिर ये हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने बेटी का घर तबाह करना नहीं चाहेंगे। तो ये देखिए, ये रणनीति थी, इसीलिए हेलेना से शादी करवाई। ठीक है, अब जीवन के अंतिम दिन आ गए भाई, जीवन के चंद्रगुप्त के अंतिम दिन आ गए। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे, तो भद्रबाहु के साथ निकल पड़े। अच्छा, भद्रबाहु के साथ निकल तो गए, लेकिन आपको पता वो दिगंबर थे, लेकिन कभी दिगंबर वाली जितने मुकुटधारी लोग थे इनके वंशज में जितने भी हैं, कोई भी मतलब उनका जो दिगंबर वाला संप्रदाय है ना, वो किसी ने अपनाया नहीं, क्यों भाई, दिगंबर तो बिना कपड़ों के रहते थे, इसलिए तो जितने मुकुटधारी थे उन्होंने दिगंबर संप्रदाय नहीं अपना, और ये चले गए। जाने के बाद इन्होंने एक संलेखना विधि हमने को बताई थी। संलेखना विधि क्या होता है? बिना खाए पिए उपवास रखे, बस अपने ध्यान में मग्न, और बस सारा साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को दे गए। किसे दे गए? बिंदुसार को। और चले गए भाई पहाड़ियों पर करने तपस्या, होने लीन, और संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि से दोस्तों इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनके बारे में आप जितना जानना चाहो सोचो। जयशंकर प्रसाद ने तो 250 पेजों की एक किताब लिख डाली इनके ऊपर, तो सोचो इनके बारे में जानना कितना विशाल होगा, कितनी पुस्तकें होंगी इनके बारे में जाननी। अब अर्थशास्त्र, चाणक्य के बारे में देखें, अर्थशास्त्र में जो लिखा गया ना वो भी बहुत है। इनकी जो नगर शैली थी ना, नगर शैली कैसी थी? जैसे इन्होंने कोई नगर बनाया, ठीक है ना, तो नगर की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन से कैसे बचें, मतलब आसपास ऐसी जगह होनी चाहिए, उसके बीच में ऐसे बनाओ कि नगर में घुस ना पाए। राजा के जो महल बनते थे वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते थे कि शत्रु चाहे कहीं से आ जाए लेकिन उस पर कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब एक ऐसे लेवल पे ला के रख दिया था चाणक्य जी ने, ऐसे लेवल पे समाज को जाकर रख दिया था कि सबको सुख अच्छे, मतलब कहते हैं ना एकदम हर चीज़ ऊपर लेवल कर दी थी, इकोनॉमिक्स से लेके हर चीज़, रहन सहन सब। तो दोस्तों ऐसी चीज़ है। अर्थशास्त्र चाणक्य के बारे में कभी हम लेके आएंगे आपके लिए, बताएंगे आपको चाणक्य के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या हुआ था, घनानंद ने क्यों बेइज्जती की थी, किस लिए ये प्रतिशोध की आग जली उनके अंदर, तो वही चीज़ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में बिंदुसार के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और कुछ रह गया हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। जय हिंद।